सिर्फ 25 साल की उम्र, गरीबी, बीमारी और एक ऐसा प्यार जो कभी मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन इतनी कम उम्र और इतने दुखों के बावजूद एक ऐसा कवि जन्मा जिसके शब्द आज भी धड़कते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स की। उनका जीवन सच कहें तो बहुत गहरे विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ घनघोर अंधेरा था, पैसों की तंगी, शरीर को गला देने वाली बीमारियां और एक ऐसा प्यार जिसे कभी मंजिल नहीं मिली। और दूसरी तरफ थी उनकी कविताओं की जादुई रोशनी, जो आज सदियों बाद भी बिल्कुल वैसे ही चमक रही है। चलिए शुरू से देखते हैं। इनकी कहानी बचपन से ही त्रासदियों से भरी रही। 1795 में लंदन में जन्म हुआ, लेकिन जब ये सिर्फ 8 साल के थे तभी एक भयानक हादसे में इनके पिता की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। और मानो इतना दुख काफी नहीं था, कुछ ही सालों बाद 1810 में इनकी माँ भी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का शिकार हो गई। माता पिता का साया इतनी कम उम्र में उड़ जाने की वजह से कीट्स अंदर से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो गए थे। अब भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने शुरुआत में मेडिकल लाइन चुनी। उन्होंने लंदन के बहुत ही मशहूर गाइस हॉस्पिटल से पढ़ाई की और एक लाइसेंस्ड प्राप्त अपोथेकरी यानी डॉक्टर बन गए। जरा सोचिए, उस दौर में एनेस्थीसिया नहीं होता था। एक मेडिकल छात्र के तौर पर उन्हें भयानक और दर्दनाक सर्जरियों में मदद करनी पड़ती थी। ये सब उनके कोमल मन के लिए एक बहुत ही विचलित करने वाला अनुभव था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते थे, सर्जन बने या कवि। डॉक्टर बनकर वो एक सुरक्षित जिंदगी जी सकते थे, सारी गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन और ग्रीक साहित्य पढ़ने के बाद उनके अंदर एक अलग ही आग जल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनका जन्म चिकित्सा के लिए नहीं, बल्कि शब्दों से जादू करने के लिए हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने कविताएं नहीं लिखीं तो वो घुट-घुट कर अंदर ही अंदर खुद को नष्ट कर लेंगे। और इसी जबरदस्त जुनून का नतीजा थी उनकी पहली लंबी कविता एंडेमियन। इसी कविता से हमें वो मशहूर लाइन मिली है जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुनी होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी सच्ची सुंदरता हमेशा के लिए आनंद देती है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय के आलोचकों ने इस काम की धज्जियां उड़ा दी थीं। एक मैगजीन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भाई भूखे कवि बनने से तो अच्छा है भूखे डॉक्टर बन जाओ। लेकिन कीट्स ने किसी की परवाह नहीं की और वो बस लिखते रहे। फिर साल आता है 1818। उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खास इंसान की एंट्री होती है, 18 साल की फैनी ब्राउन। फैनी बहुत ही चुलबुली, होशियार और टैलेंटेड थी। पहली ही नज़र में कीट्स अपना दिल हार बैठे और ये एक ऐसे गहरे और बेइंतहा प्यार की शुरुआत थी जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर सच कहें तो ये एक असंभव सा रोमांस था। एक तरफ तो वो फैनी को बहुत ही जज्बाती और भावुक प्रेम पत्र लिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बहुत कड़वी थी। कीट्स के पास न तो पैसा था और न ही कोई पक्की आमदनी। और सबसे डरावनी बात, उन पर बीमारी और डिप्रेशन का साया मंडरा रहा था। इन सब वजहों से वो फैनी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यही वो वक्त था जब उनका पूरा नजरिया बदल गया। उनका ये साफ मानना था, लव इज माई रिलीजन, प्रेम मेरा धर्म है। भले ही ये प्यार मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन यही अधूरापन उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी तड़प और चाहत ने उनकी कलम में वो जान फूंकी जो आज भी धड़कती है। और फिर आता है 1819। इसे चमत्कारों का वर्ष भी कहा जाता है। कीट्स को अब धीरे धीरे अपनी बीमारी का एहसास होने लगा था। उन्हें मालूम था कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और इसी टिक टिक करती घड़ी के भारी दबाव में उनकी रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंच गई। इसी 1 साल के भीतर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रचनाएं लिख डालीं। जरा देखिए इस लिस्ट को, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू ऑटम और ब्राइट स्टार। ये सभी मास्टरपीस महज कुछ ही महीनों के भीतर लिखे गए थे। विश्व साहित्य में इतनी तेज रफ्तार से इतने शानदार काम शायद ही किसी और ने किए हों। चलिए इनकी कुछ जादुई लाइनों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या खास था। ये शुरुआत है ओड टू अ नाइटिंगेल की। हुआ यूं था कि एक दिन अपने घर के बाहर एक पेड़ पर बुलबुल का गाना सुनकर कीट्स इतने खो गए कि उन्होंने इंसानी दुनिया के दुख, दर्द और बीमारियों से दूर जाने की कल्पना कर ली। वो उस पक्षी के अमर संगीत का हिस्सा बनना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया में जहां दुनिया का दर्द पहुंच ही न सके।
और ये लाइन कितनी शानदार तरीके से दिखाती है कि कला कैसे अमर होती है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में वो एक पुराने ग्रीक कलश को देखते हैं जिस पर बनी तस्वीरें हमेशा के लिए वैसी ही जमी रहेंगी। वो एक साधारण सा बेजान कलश शाश्वत सुंदरता का गवाह बन जाता है और हमें ये बात सिखाता है कि जो सच में सुंदर है वही अंतिम सत्य है। टू ऑटम कविता में उन्होंने जिंदगी के गुजरते चक्र को बहुत ही शांति से स्वीकार किया है। इसमें सिर्फ मौसम की सुंदरता का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एहसास भी है कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता। वसंत की तरह पतझड़ की भी अपनी एक मिठास है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के हर पड़ाव की अपनी खूबसूरती होती है। अपने कविताओं के अलावा कीट्स ने साहित्य की दुनिया को एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी या नकारात्मक क्षमता। इसका मतलब है जिंदगी के रहस्यों, अनिश्चितताओं और डाउट के बीच आराम से रहना सीखना, बिना हर चीज का तुरंत लॉजिकल या साइंटिफिक जवाब ढूंढे। सीधे शब्दों में कहें तो अज्ञात के प्रति एक खूबसूरत खुलापन रखना। लेकिन फिलॉसफी अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। उनकी जिंदगी की वो टिक टिक करती घड़ी अब तेज हो गई थी। उनके भाई टॉम की टीबी से मौत हो चुकी थी और दिन रात उसकी सेवा करते हुए ये जानलेवा बीमारी खुद कीट्स के शरीर में भी घर कर गई थी। परिवार का वो खौफनाक श्राप अब कीट्स तक पहुंच चुका था और वो घड़ी अब थमने वाली थी। जब उन्हें भयानक खांसी आई और उन्होंने पहली बार खून देखा तो उनका वो पुराना मेडिकल ज्ञान उनके सामने आ गया। उन्होंने तुरंत कहा, मैं उस खून का रंग जानता हूं, ये मेरी मौत का फरमान है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर होने के नाते वो अपनी बीमारी की भयानकता को किसी भी आम इंसान से कई बेहतर और बहुत पहले समझ गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें आखिरी उम्मीद के तौर पर रोम जाने को कहा ताकि वहां के गर्म मौसम से कुछ फायदा हो सके। उनका दोस्त जोसेफ सेवरन उनके साथ गया, लेकिन रोम में उनका इलाज बेहद कष्टदायक था। उस समय की अधूरी मेडिकल साइंस के चलते उन्हें भूखा रखा गया, उनके शरीर से खून निकाला गया। इन इलाजों ने उन्हें ठीक करने के बजाय और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। इटली पहुंचने के बाद भी हालत सुधरने के बजाय तेजी से बिगड़ती चली गई और आखिरकार 23 फरवरी 1821 को अपने वतन से दूर और अपने सच्चे प्यार फैनी ब्रॉन से मीलों दूर एक अजनबी देश में इस महान कवि ने अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ 25 साल के थे। पता है, अपनी कब्र के लिए उन्होंने खुद ये शब्द चुने थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो अमर हो और दुनिया उन्हें बहुत जल्द भूल जाएगी। उन्हें लगता था कि उनका नाम पानी पर लिखा हुआ है जो बस कुछ ही पलों में मिट जाएगा। ये उनकी जिंदगी की अंतिम त्रासदी थी। लेकिन वक्त ने उनके इस दर्द भरे अंदाजे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी ख्याति आसमान छूने लगी और आज उनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ और पर्सी बिश शेली जैसे महानतम दिग्गजों के साथ लिया जाता है। उन्होंने दुनिया को खूबसूरती, प्यार और कल्पना का एक ऐसा तोहफा दिया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। पानी पर लिखा उनका नाम असल में सितारों के पार एक शानदार विरासत बन चुका था। तो अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। घोर त्रासदी, बीमारी और एक टिक टिक करती घड़ी के बावजूद क्या कला और सुंदरता की खोज वाकई मनुष्य को अमर बना सकती है? जॉन कीट्स के उन 25 सालों ने हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इस कहानी को हमारे साथ जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कीट्स की ये अमर कहानी हम सभी के लिए एक स्थायी प्रेरणा बनेगी।